चलिए आइए छात्रों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आगामी जो आपका बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जो 9 क्लास की जो एग्जाम होगी, उसके लिए सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पूरे ध्यान पूर्वक देखिएगा। जो छात्र नहीं जानते होंगे उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम है। क्योंकि अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को लगभग लगभग जनवरी तक हो सकता है एग्जाम ले ले। और क्योंकि अब जो एग्जाम होने वाला है वो जहां तक अभी तक जो सूचना सभी को प्राप्त है वो क्या है कि लिखित एग्जाम होने वाली है। और लिखित एग्जाम जब होगी तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को 10 के पैटर्न पर अगर एग्जाम होता है तो जिस तरह से 10वीं क्लास में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है ना, और 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट अगर उस पैटर्न पर लेगा तो आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे उसी पैटर्न पर सारा क्वेश्चन लेके आए हैं और ये ऑफलाइन लिया गया एग्जाम का क्वेश्चन। चलिए ज्यादा ना बात करते हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें देखिएगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी ग्राफ, है ना, दूरी समय ग्राफ होता है। सबसे पहले क्या है कि अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है। सरल रेखा होता है, वक्र रेखा होता है, वृत्त होता है, या इनमें से कोई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरल रेखा। ध्यान दीजिएगा, दूरी समय का ग्राफ जो बनता है वो एक सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा में। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, इसका आंसर होगा पहला सरल रेखा। हम आप लोग को इस पर थोड़ा सा और जानकारी देते हैं कि जब कोई वस्तु एक समानानी, जिसको एक समानानी अचर चाल से चलती है तो वह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ऐसे में दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जिसकी ढाल वस्तु की चाल को दर्शाता है। जिसकी ढाल होती है, अगर इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं, देखिएगा फिगर समझिएगा, अगर इस तरह से इसका ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, तो ये जो ढाल है, ये ढाल देख रहे हैं, ये जो ढाल है मेरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल। तो ये जो ढाल है या ढलान है क्या बताता है, चाल को दर्शाता है। किसकी चाल, वस्तु की चाल को दर्शाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं दूसरा नंबर। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, तो देखिए द्रव्यमान, विस्थापन, वेग और चाल। द्रव्यमान जो होता है ये क्या है, अदिश राशि। कैसा राशि है, अदिश राशि। चाल जो है वो क्या है, अदिश राशि। चाल मतलब आप बताइए, चाल सबसे पहले सदिश राशि और अदिश राशि जान लेते हैं। तो सदिश राशि किसको बोलते हैं, तो सदिश राशि जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है। और अदिश राशि किसको बोलते हैं, तो अदिश राशि जो बोलते हैं उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें आपके पास सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है ना। इसीलिए तो द्रव्यमान का ना कोई, द्रव्यमान में दिशा नहीं होती, सिर्फ इसका क्या होता है, परिणाम होता है। चाल का क्या होता है, सिर्फ परिणाम होता है, दिशा। अब चाल, अगर कोई व्यक्ति चल किसी तरह से चाल उसका चल रहा है तो बताइए उसका कोई एक निश्चित दिशा है क्या, नहीं। आप किसी भी प्रक्रिया में घूम जाइएगा वो चाल ही कहलाएगा, उसका परिणाम होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। इसमें जो आंसर है वो कौन सा होगा, विस्थापन होगा। लेकिन आप लोग को यह भी बता दें कि वेग भी जो है वो क्या है, वे भी क्या है, सदिश राशि है। क्योंकि विस्थापन में परिणाम और दिशा दोनों होता है, वेग में भी परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो क्वेश्चन में जो है ये दोनों आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन में दोनों ही आंसर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं, वाहन में एक यंत्र लगा रहता है, अगर गाड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, उस गाड़ी में एक यंत्र लगा हुआ रहता है जिसके द्वारा क्या होगा, किसी गाड़ी के द्वारा जो चलती है उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस यंत्र को हम आप लोग को बता दें, इस यंत्र को हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोला जाता है उस यंत्र को। अब आप लोग को थोड़ा समझा दे कि ओडोमीटर है क्या। जैसे कहने के मतलब, हम लोग यहां से कुछ दूरी जाते हैं, यहां से हम लोग क्या है 50 किलोमीटर चले गए, तो 50 किलोमीटर जब गए तो हम लोग कैसे जानेंगे कि, कैसे हम लोग बताते कि हम लोग जिस जगह से चालू किए और जिस जगह पे पहुंचे वहां से वहां तक का जो दूरी था 50 किलोमीटर था। तो ये कौन बताता है, ये ओडोमीटर बता, यानी जिसमें आप गाड़ी और वाहनों में जो देखते हैं ना कि कितना दूर गए हम लोग, कितना किलोमीटर तय किए, तो जो ये हमारा मापन करता है, जो माप के बताता है, उसका नाम क्या है, ओडोमीटर। क्या नाम है, ओडोमीटर। चलिए ठीक है, अब अगला अगला देखते हैं। अगला में क्या दिया हुआ है, सो देखिएगा। अगला में दिया हुआ है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। अब बताइए, किसी असंतुलित बल, अगर कोई असंतुलित बल किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण जो होता है उसमें क्या होता है, बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव में स्वतंत्र होता है या शून्य होता है। इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो हम आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार हम आपको बता दे रहे हैं, किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर लगाए गए असंतुलित बल के सीधे समानुपाती होता है। गति का अगर दूसरा, यानी न्यूटन के गति के दूसरा नियम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसका डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में बताएगा कि किसी वस्तु में
उत्पन्न त्वरण उस पर लगाए गए असंतुलित बल के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका सूत्र जो होता है, अगर इसका फार्मूला आप देखिएगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है F बराबर, देख रहे हैं M, यही होता है इसका फार्मूला होता है। बल का फार्मूला आपको जानते हो, फोर्स बराबर फार्मूला जानते हो, जिसमें F हो गया बल हो गया, M द्रव्यमान हो गया, और A क्या हो गया, त्वरण हो गया। इसका मतलब है कि बल जितना अधिक रहेगा त्वरण भी क्या होगा, उतना अधिक होगा। ध्यान में रखना, कभी कभी एक नंबर में बोला कि बताइए त्वरण का, अगर त्वरण 2 गुना हो जाएगा तो बल क्या होगा, तो बल भी क्या होगा 2 गुना होगा। अगर बल 2 गुना हो जाता है तो त्वरण भी क्या होगा 2 गुना, बल जितना बढ़ेगा त्वरण भी उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5वां। द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। बताइए द्रव्यमान जो है किससे संबंधित है, द्रव्यमान जो है किससे, तो द्रव्यमान का जो फार्मूला, इसका मतलब पूछ रहा है कि आप द्रव्यमान का फार्मूला बताना है, तो द्रव्यमान का फार्मूला बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिएगा अब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, अभी हम जस्ट आप लोगों को बताएंगे फार्मूला। देखिएगा आप लोग देखिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिएगा ये फार्मूला देख रहे हैं, तो F बराबर होता है M, M का मतलब होता है द्रव्यमान, A का मतलब होता है त्वरण, F का मतलब होता है बल। अगर हम लोग को द्रव्यमान का फार्मूला चाहिए तो यानी हमको M बराबर अगर चाहिए तो M को यहीं रहने दें, A को हम लोग इधर ले आएंगे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है F, नीचे क्या हो जाएगा A, इधर हो जाएगा बराबर, यानी बल बटा क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, बल बटा क्या हो जाएगा, त्वरण। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा मिलता है, तो देखिए 5वां नंबर का जो आंसर है, चौथा नंबर के फार्मूला के आधार पर हम लोग समझ जाएंगे। तो देखेंगे क्या है, बल बटा त्वरण, तो बल बटा त्वरण देखिए यहाँ है, आप देख रहे होंगे बल बटा त्वरण, ये बाय लिखा हुआ, तो बल बटा त्वरण, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, दूसरा नंबर होगा। और इसका आंसर जो था कौन सा, इसका भी था दूसरा ही आंसर था। अब अगला क्वेश्चन में लिखा, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है, इसमें से किसका जड़त्व है, साइकिल का, कार का, रेलगाड़ी का या बस का। तो देखिएगा जड़त्व का मतलब ये होता है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें कौन सा वस्तु है जिसका वजन ज्यादा भारी होगा। अब बताइए साइकिल का वजन थोड़ा कम है तो इसका मतलब इसका जड़त्व भी कम होगा। कार जो है, ये भी, कार तो साइकिल से बड़ा, इसका जड़त्व ही होगा। बस का जड़त्व कार से भी अधिक, और बस साइकिल और कार से भी ज्यादा जिसका जड़त्व रहेगा वो कौन किसका रहेगा, ट्रेन का, नहीं रेलगाड़ी का। इसका सही आंसर जो होगा किसका होगा, रेलगाड़ी का, है ना। अब चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं 7वां नंबर का। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 30 न्यूटन का कोई वस्तु बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण है, त्वरण निकालने बोलता है ए। अब आप लोग बताइए ए बराबर क्या होता है फार्मूला, तो ए बराबर होता है F बाय M, है ना, F बाय M होता है। तो इसी पर हम लोग इसको बनाएंगे, है ना। तो हम लोग को त्वरण निकालने बोला, नहीं ए निकालने बोला, चलिए हम लोग ए निकालते हैं। अब बताइए ए निकालने के लिए हम लोग को जो फार्मूला चाहिए वो क्या क्या चाहिए, हम लोग को बल चाहिए, है ना, और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को द्रव्यमान चाहिए। तो ये दोनों चीजें हम लोग के पास दिया हुआ है। चलिए दोनों चीजें बहुत आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो चीजें दिया हो सबसे पहले उसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 7। सबसे पहले F बराबर दिया हुआ है कितना, 30 न्यूटन, और M बराबर कितना दिया हुआ है, 5 केजी। हम लोग को निकालने क्या बोला है, ए नहीं दिया हुआ है। तो देखिएगा F बराबर फार्मूला होता है M ए, यही फार्मूला होता है, आप लोग को हम बताएं यही फार्मूला होता है ना। तो हमको ए का मान चाहिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा F बाय M, ये हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे, तो इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं, तो ए बराबर F का मान कितना दिया हुआ 30 और M का मान कितना दिया हुआ 5, क्योंकि त्वरण कैसा मात्रा कहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है इसका फार्मूला। काट दीजिए इसको, अगर इसको हम लोग काटते हैं 5 से तो 6 बार में क्या होता है, कट जाता है। इसका मतलब ए बराबर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सा इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका आंसर जो दिया होगा उस आंसर को हम लोग देखते हैं कौन सा है। तो देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 6 मीटर पर सेकंड आ गया। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, चौथा। कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है, इसका ऑप्शन चौथा, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि वृत्तीय गति में, अब वृत्तीय जो गति होता है, वृत्तीय मतलब जो गोल घूमता है ना, वृत्तीय गति में गति की दिशा निश्चित रहती है, या गति की दिशा लगातार बदलती है, या त्वरण शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा वृत्तीय गति में गति की दिशा जो होता है वो लगातार बदलते रहती है। गति की दिशा क्या होती है, लगातार बदलती है, ठीक है। कि जब कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा इसको समझ लीजिए, कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी चाल स्थिर हो सकती है, उसकी चाल ऐसा भी समझ सकते हैं स्थिर भी हो सकती है ना, लेकिन उसकी गति की दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है, क्योंकि वह लगातार मुड़ रही होती है। क्योंकि वृत्तीय गति में कोई भी वस्तु क्या था, मूर्ति है, इस तरह मूर्ति ऐसे से मुड़ते रहती, गोल घूमते रहती, तो इसीलिए उसकी गति जो होता है स्थिर भी हो सकती है और लगातार वो क्या होती है, मूर्ति रहती है। इसलिए उसको हर बिंदु पर उसका जो गति की दिशा जो होती है वो बदल जाती है, जिसके कारण हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि वृत्तीय गति में गति की दिशा लगातार बदलती है। तो ऑप्शन नंबर
नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। उसके बाद नोमा, जड़त्व का गुण पूछ रहा है। प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जड़त्व का नियम जो है प्रत्येक वस्तु में, सभी वस्तु अपनी जड़त्व का नियम, यानी सभी वस्तु जो है या तो गति की अवस्था या विराम की अवस्था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। या तो सभी वस्तु गति की अवस्था में रहना चाहता है या तो विराम की अवस्था में रहना चाहता है। ऐसा नहीं है कि एक ही वस्तु रहना चाहता है ना। इसीलिए जड़त्व जो है वो सभी वस्तु में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। 10वां नंबर आ जाता है। 10वां देखिएगा, लिखा दी किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? शून्य होगा, शून्य नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, है ना, या शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो देखिएगा, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो दूरी क्या हो सकता है? दूरी शून्य भी हो सकता है या शून्य नहीं भी हो सकता। जैसे कोई विस्थापन, यानी विस्थापन क्या है? जिस जगह से आप शुरू कीजिएगा, है ना, माना जाए कि हम लोग देखिएगा इसमें कि एक व्यक्ति, ए हो गया आपका ए, अरे यहाँ है क्या? बी है, ए बिंदु है। कोई व्यक्ति यहां से यहां तक आ गया, इसका दूरी कितना है? 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। ये व्यक्ति यहां से यहां आ गया तो कितना दूरी तय किया? 10 किलोमीटर। फिर व्यक्ति यहां से दोबारा फिर इस जगह पे आ गया तो इसका विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि यहां से यहां जिस समय आया उस समय विस्थापन भी हो गया 10 किलोमीटर और दूरी भी हो गया 10 किलोमीटर। लेकिन फिर बी से जब ए पर आ जाएगा कोई व्यक्ति तो वहां क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा 0, लेकिन दूरी कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या समझा पूछा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, क्या हो सकता है? 0 हो सकता है? नहीं। क्या बताया अभी कि अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां आ गया, यानी ए से बी गया तो विस्थापन भी हो जाएगा उतना और दूरी भी हो जाएगा, लेकिन बी से फिर पुनः ए पर आ जाएगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा लेकिन दूरी 0 नहीं होगा, क्योंकि दूरी फिर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, जितना रहेगा उसका डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 नहीं होगा, ऋणात्मक भी नहीं होगा। क्या होगा? 0 भी हो सकता है अथवा 0 नहीं भी हो सकता है ना, यानी 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? चौथा नंबर का होगा। अब अगला 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 11 में क्या है? 11 में दिया हुआ है कि पदार्थ बने हुए, पदार्थ जो है वो क्या चीज से बने होते हैं? ठोस से, धातु से, कणों से या गैस से। तो हम लोग सभी को जानते हैं कि जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ बने हैं वो सभी के सभी क्या चीज से बने हैं? कणों से बने हुए। कणों से ही सभी पदार्थ बने, यानी सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कण से बने होते हैं जिन्हें परमाणु या अणु कहा जाता है। ये कण हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं, और जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? गतिशील अवस्था में रहता है। गतिशील मतलब हमेशा लगातार चलते रहता है, गति में ही हमेशा रहता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि पदार्थ के कण किस अवस्था में होता है? तो गतिशील अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? गतिशील अवस्था में होता है। चलिए हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिएगा, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो अभी हम क्या बताएं, पदार्थ का कण क्या होता है? गतिशील होता है। तो पदार्थ के कण अगर गतिशील होता है तो उसमें कैसा ऊर्जा रहेगा? गतिज ऊर्जा रहेगा, गति करते रहेगा, गतिज ऊर्जा नहीं रहेगा। तो ऑप्शन में देखिएगा है, हाँ देखिए, स्थितिज ऊर्जा तो नहीं होगा, गतिज ऊर्जा दिया हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। क्योंकि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, इसीलिए उसका आने इसको हम बोल सकते हैं कि वो गतिज ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा में रहता है नहीं, क्या आवाज करता है वो? नहीं। तापीय ऊर्जा में रहता है? तापीय ऊर्जा में भी नहीं रहता, वो हमेशा गति ऊर्जा में रहता है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं? इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो पदार्थ नहीं है? जल, ईर्षा, इत्र की सुगंध या गंध, इसमें कौन सा ऐसा है जो पदार्थ नहीं है? देखिए, पदार्थ का मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, है ना, जिसको छू सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अन्य पदार्थ। जल हम लोग छू सकते हैं, गंध, है ना, इत्र की सुगंध। लेकिन ईर्षा एक हमारे भावना होता है। ईर्षा का मतलब किसी के प्रति द्वेष रखना, किसी के प्रति ईर्षा रखना, इसी को हम लोग, ईर्षा किसी व्यक्ति का एक अपनी आंतरिक चीजें होता है जिसको आप महसूस नहीं कर सकते। अब बताइए, हम आपके प्रति अगर बहुत ज्यादा गुस्सा में अंदर से, क्या आप महसूस कर सकते? नहीं। हम आपके पास वैसे तरह से बयान ही नहीं कर रहे हैं जिससे आपको पता चले, तो आप कैसे जानिए कि मेरे प्रति इसका इनके अंदर क्रोध है? नहीं पता कर सकते। तो ये क्या हो गया? एक तरह का ईर्षा हो गया, किसी से घृणा करना ही ईर्षा, समझे? तो देखिए ये हो गया। तो इसका मतलब इसमें कौन सा पदार्थ नहीं है? तो ईर्षा मेरा पदार्थ नहीं होगा। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है, या तो इनमें से कोई नहीं। तो ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसके पास होता है? ठोस के कणों के बीच, क्योंकि ठोस के कण अधिक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण से ठोस काफी मजबूती से एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। ठीक है, यानी बंधा हुआ रहता है। ठोस के बाद किसका रहता है? फिर उसके बाद आकर्षण बल रहता है द्रव का, उसके बाद सबसे कम रहता है गैस का। सबसे कम किसका रहता है? गैस का। सबसे ज्यादा ठोस का। देखिए, यानी आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस, ठोस के बाद किसका? ठोस के बाद हो गया, देखो हम बढ़ते करेंगे, ठोस, ठोस के बाद क्या हो गया? द्रव, है ना, द्रव के बाद क्या हो गया? गैस।
तो सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होता है ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद किसका होता है, गैस का होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर में क्या लिखा है, बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो हम लोग सभी को जानते हैं कि जो बर्फ का गलनांक होता है वो होता है 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन होता है। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस स्केल पर अगर नापा जाए तो है ना सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस के मान के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है ना, या तो विसरण, या तो अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो गैस यानी गर्म करने पर जो गैस होता है ना, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब गैस को गर्म किया जाता है, इसके बारे में समझिए, तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी भी गैस को अगर गर्म करते हैं तो उसमें जो कण होता है उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे कण तेजी से दूर दूर गति करने लगता है, जिससे गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाए। उसका कण दूर दूर गति करने लगता है, इधर उधर दूर दूर जाते गति करने लगता है। इससे क्या होता है, गैस का आयतन बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाता है। यानी गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक, अब 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर देखिएगा। 17 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। निम्न में से कौन ऐसा है जो पदार्थ का गुण नहीं है, घनत्व, संप्रियता, विसरण या तरंग दैर्घ्य है। तो इसमें कौन सा होगा, तो देखिएगा। तो इसमें जो होगा, तो जो पदार्थ का गुण नहीं वो है तरंग दैर्घ्य का, यानी वेवलेंथ का, ये चौथा नंबर होगा। तरंग दैर्घ्य का जो है वो पदार्थ का गुण नहीं, घनत्व तो है, संप्रियता है, विसरण है, लेकिन ये नहीं, ये ध्वनि में आता है। आप लोग पढ़े होंगे ध्वनि, तो ये ध्वनि में आता है। ठीक है, इसलिए चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में क्या दिया हुआ है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्योंकि यह जल से भारी होता है, या जल का घनत्व तो बर्फ के समान होता है, या बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, या बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। देखिए बर्फ का जो घनत्व होता है जल से कम होता है। जिस वस्तु का घनत्व जितना कम रहेगा पानी पर वो वस्तु क्या होगा, तैरेगा। जिस वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा होगा वो वस्तु पानी में डूब जाएगा। जैसे काटी, यानी हम लोग कील लेते हैं, लोहा का कील लेते हैं, और जब पानी में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन अगर बर्फ ले लेते हैं तो क्या होता है, उसका घनत्व कम हो जाने के कारण क्या होता है, तैरने लगता है। कागज ले लेते हैं, सूखा पत्ता ले लेते हैं, तो पानी पर अगर फेंक देते हैं क्या होता है, तैरने लगता है। आपको बोलेगा पानी पर ये तैरे, इसका कारण क्या, तो बोलेंगे कि पानी का जो घनत्व है और इस पत्ता का जो घनत्व है, तो दोनों के घनत्व में पत्ता का जो घनत्व है, यानी सूखे हुए पत्ता का या कच्चा पत्ता का जो घनत्व कम है, और पानी का घनत्व ज्यादा है, इसीलिए कम घनत्व वाला पानी में नहीं डूबता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन 19। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब कपूर को किसी बर्तन में खुली जगह रखा जाता है तो उसकी मात्रा कम होने लगती है, या किस प्रक्रिया के कारण होती है। तो आप लोग को बता देते हैं, जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। तो ये इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, चौथा नंबर होगा। लिखा है विलयन के घटक है। विलयन का घटक क्या है, विलयन का घटक है विलायक और विलय। कोलाय और निलंबन नहीं है, ठोस और गैस नहीं, धातु और अधातु नहीं है। विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलय, है ना। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा नंबर, विलायक और विलय। ठीक है, अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा जाना तो बता दे, है ना, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। इसमें एक घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक होता है। जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं विलायक, जो कम मात्रा में रहेगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलय बोले। जैसे कहने का मतलब अगर हम लोग शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाएंगे, पानी और चीनी की शरबत बनाएंगे, क्या करेंगे, पानी अधिक मात्रा में रहेगा और चीनी कम मात्रा में रहेगा, और दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, घोल देंगे, तो शरबत बन जाएगा। तो अगर इसमें अगर चीनी और पानी को अगर हम लोग घोलते हैं तो बताइए किसकी मात्रा ज्यादा रहेगा, तो बोलिएगा सर पानी का मात्रा ज्यादा रहेगा। तो पानी का मात्रा जब ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे विलायक, जिसकी मात्रा कम रहेगा उसको बोलेंगे विलय। एक एग्जाम्पल और समझाने के लिए, वायुमंडल में बहुत सारे केस है, लेकिन अधिक मात्रा में कौन सा केस है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कौन क्या हो गया, विलायक हो गया, और उसमें जो शेष बच गया वो कौन क्या हो गया, विलय हो गया। बात समझ में आ गया सबको, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, यौगिक में तत्वों का अनुपात, यौगिक में जो तत्वों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है। तो बताइए, जो यौगिक में तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, ऐसा नहीं कि अनिश्चित होता है ना। अब कभी भी तत्व जो होगा वो क्या होगा, निश्चित। अब जैसे हमको जल बनाना है तो हम लोग जल बनाने के लिए हाइड्रोजन का 2 अणु चाहिए और ऑक्सीजन का 1 अणु चाहिए, तब क्या बनेगा, एक यौगिक बनेगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि यौगिक हम लोग जल बनाने लेके हाइड्रोजन 10 अणु ले लेंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु लेंगे, ऐसा नहीं। एक निश्चित मात्रा में लेंगे, निश्चित अनुपात में लेंगे, तब कोई भी तत्वों का यौगिक का अनुपात प्राप्त होगा। इसके लिए बोला गया कि यौगिकों में तत्वों का अनुपात जो होता है कैसा होता है, निश्चित होता है। चलिए अब आ जाते हैं, अब आगे का क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया वो क्या है, तो देखिएगा, विलयन में प्रकाश का मार्ग कैसा होता है, दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें
कि विलयन में प्रकाश का जो मार्ग होता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये ध्यान में रखें, क्योंकि वास्तविक विलयन में कणों का आकार इतना छोटा होता है कि वे प्रकाश को बिखेर नहीं पाते हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। यह टिंडल प्रभाव की अनुपस्थिति के कारण होता है। और ये कैसे होता है? इसका मुख्य कारण है टिंडल प्रभाव की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है कि दिखाई नहीं देता। अब 23 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका प्रतिपादन का यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? जॉनसन किया था। उसके बाद लिखा हुआ है स्लाइडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक या लुईन, है ना, ल्यूवेनहोक ने किया था। तो कौन किया था इसका? तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था स्लाइडेन और स्वान ने किया था, इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, हर कब से कब तक किया था? तो 1838 से 1839 के बीच में कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब से कब तक किया था? 1838 से 1839 के बीच में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई। देखो, जब इसकी खोज किया गया तो इसने क्या बताया था कि जितने भी कोशिकाएं हैं वो सभी के सभी जो है यानी जितने भी जीव है वो सभी के सभी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं और ये कोशिका जो है हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होता है। ये स्लाइडेन और स्वान ने ये बात बताई थी। अब है 24 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले 2 गुनी, 4 गुनी, आधी या इनमें से कोई नहीं। देखिए बात ही क्वेश्चन में ही लिख दिया अर्धसूत्री विभाजन, इसका मतलब कितनी होती है? आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। सिर्फ पकड़ने का तरीका है। देखिए इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन एक कोशिका विभाजन प्रक्रिया है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो है ये क्या है? कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनन कोशिकाएं 4 है ना 4 अनगुणित कोशिकाएं बनाने के लिए विभाजित होती है, जिनमें मूल कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जिसमें क्या होता है? मूल गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? आधी हो जाती है। किसको बनाने के लिए? अनुगणित की संख्या यानी 4 अनुगुणित कोशिका बनाने के लिए ये आधी हो जाती है। अब लिखा हुआ है श्वेत प्लास्टिड में को क्या कहते हैं? श्वेत प्लास्टिड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है, ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसमें जो है इसका सही आंसर जो होगा श्वेत प्लास्टिड जो हम लोग बोलते हैं उस किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, है ना। सबसे पहले जान लीजिए कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। ये क्या होता है? रंगहीन होता है, किसी कोई रंग में नहीं होता, माने कलरलेस होता है। ठीक है, जो पौधों के उन हिस्सों में पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है पौधों के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जिन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाता है? जहां सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। जैसे अब बताइए सूर्य का प्रकाश कहां कहां नहीं मिलता? बताइए जड़ में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, इसका मुख्य कार्य स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों का संग्रहित करना। जड़ में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, निचली जड़ में, लेकिन जड़ का काम क्या होता है? जड़ का काम होता है स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों को संग्रहित करने का काम करता है। चलिए हो गया। अब अगला हम लोग क्वेश्चन आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? प्रोटीन निर्माण जो होता है उसका केंद्र कौन है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या रसधानी? बताइए इसमें कौन सा होगा? तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा जो प्रोटीन का लिखा हुआ निम्न कौन प्रोटीन का निर्माण का केंद्र है, तो प्रोटीन का जो निर्माण का काम करता है वो करता है राइबोसोम का। कौन करता है? इसका आंसर होगा पहला राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा जानकारी बता देते हैं कि राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। वे मैसेंजर आरएनए है ना, मैसेंजर आरएन से प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। और ये क्या करता है? राइबोसोम क्या करता है? मैसेंजर आरएनए होता है डीएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या है? आरएनए जो बोलते हैं आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? ये प्रोटीन से संश्लेषित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 27 में क्या दिया हुआ है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति जो होता है यानी पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधे में जो कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति किसको बोलते हैं? जानते हैं? जो पेड़ पौधे की बाहरी जो चमड़ी होता है ना, जिसको हम लोग छाल बोलते हैं। पेड़ का क्या होता है? छाल होता है, बाहरी छाल। वो एक तरह से निर्जीव होता है, ध्यान रखिए, बहुत मोटा होता है। तो बोलता है वो क्या चीज से बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, सुबेरिन से बनी होती है, लेक्टेज से बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है। वो क्या चीज से बनी रहती है? तो पेड़ का जो छाल होता है वो सेलुलोज से बनी होती है। क्या चीज से बनी होती है? सेलुलोज से। सबसे पहले ये निर्जीव होता है, कहने का मतलब जो उसका जो बाहरी छाल होता है चमड़ी, वो क्या होता है? निर्जीव होता है, लेकिन वो कठोर होता है। क्या उसका काम है? वो पेड़ पौधों को लंबे समय तक नमी बनाए रखता है ना, नमी बनाए रखने में सहायता करता है। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो
कोशिकाओं को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। कोशिकाओं को क्या करता है? संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। और सेलुलोज का है एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और इसको ध्यान दीजिएगा कि ये सेलुलोज जो होता है उसको मानव यानी हम लोग अगर खा जाए तो उसको पचा नहीं पाते, जबकि जानवर लोग उसको सेलुलोज को खाएगा क्या करेगा? पचा सकता है, क्योंकि उसको एक विशेष प्रकार का तंत्र, पाचन तंत्र है जिसको पचा सकता है सेलुलोज को, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगला 28 नंबर देखते हैं। 28 में क्या लिखा है? पौधे के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधे के जड़ द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो किस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है? विसरण के द्वारा, लिखा हुआ है एंडोसाइटोसिस के द्वारा, परासरण के द्वारा, संकुचन के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा होता है? तो इसका जो होता है वो परासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पौधों के जड़ों द्वारा जल का जो अवशोषण का क्रिया होता है वो होता है परासरण के द्वारा। परासरण क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी के अणु एक अर्ध परागम झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले यानी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र को चले जाती है ना। एक तरह का ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी जो होता है ना, पानी का जो अणु होता है, बूंद जो होता है, कण जो होता है, वो एक अर्ध परागम झिल्ली के माध्यम किसके माध्यम से? अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। पौधे की जड़ें इसी प्रक्रिया द्वारा मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं। यही प्रक्रिया द्वारा मिट्टी से पेड़ पौधे का जड़ का पानी को अवशोषण करता है। अब अगला क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है? वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में कौन सा कोशिका अंगक सहायता करता है? तो कौन सा सहायता करता है? सबसे पहला है खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम। इसमें ये दिया हुआ है। अब बताइए इसका कौन सा होगा? तो सबसे इसमें जो होगा वसा और लिपिड अणुओं को बनाने में जो कोशिका अंग का सहायता करता है उस अंग का नाम है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका है ना, वसा और लिपिड अणुओं को संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसका संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तो इसका सही आंसर इसमें जो होगा तीसरा, और इसका कौन सा होगा? दूसरा। अब हम लोग आ जाते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया उसको देखिएगा। लिखा हुआ है झिल्ली, थोड़ा सा यहाँ झिल्ली लिख दिया। ये क्या होगा? झिल्ली। झिल्ली से घिरे एक कोशिका अंग का नाम बताइए जिसमें पाचक एंजाइम होता है। पाचक मतलब पचाने वाला एंजाइम होता है। रसधानी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा इसमें जो पाचक एंजाइम जो होता है उसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम नाम है इसका। क्या नाम है? लाइसोसोम। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। झिल्ली से घिरे कोशिका अंग का नाम बताइए जिसके पाचक एंजाइम होते हैं। रसधानी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या इनमें से कोई। तो इसका सही